हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है हमने अपने HPSC PGT फिज़िक्स में सिलेक्शन लेने की हमने अपनी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें हमने सारे अपने HPSC के पेपर कर दिए हैं, सब्जेक्टिव पेपर भी। और अगर स्क्रीनिंग होता है तो हमने उसके लिए भी एचटेट के पेपर तो ज़रूरी हैं करने, हम उसकी सीरीज़ चला रहे हैं। शुरू से जो पेपर हुए हैं आज तक एचटेट के, हम सारे पेपर करेंगे। हमने 2008 का पेपर कर लिया है, 11 का, 13 का, 14 का, 16 का। अब हम 17 वाला पेपर कर रहे हैं और उसके भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, व्हेन 100 वोल्ट DC आर अप्लाई अक्रॉस ए कोयल। जब 100 वोल्ट की DC को अप्लाई करते हैं कहाँ पर, एक कोयल के अक्रॉस, तो करंट जो पास करेगा वो कितना करेगा, 1 एम्पियर। जब हमने 100 वोल्ट की DC अप्लाई करी किसी कोयल के अक्रॉस, तो करंट पास किया, 1 एम्पियर फ्लो किया। When 100 volt AC of 50 हर्ट आर अप्लाई टू सेम कोयल, पहले DC दे रहे थे, अब अगर हम उसको 100 वोल्ट की AC देते हैं सेम कोयल को, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, ओनली 0.5 एम्पियर फ्लो, तब कितना करंट फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ 0.5 एम्पियर। द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज, तो हमें क्या निकालनी है, कोयल की इंडक्टेंस निकालनी है। तो पहले हम DC वोल्टेज देखें कितनी देर की है। वोल्टेज DC 100 वोल्ट और करंट DC का है 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं V/I। तो रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। अब हम देखते हैं AC क्या क्या दिया है। वोल्टेज जो दी है AC की वो 100 वोल्ट है। करंट जो मिला है AC का वो 0.5 एम्पियर है। फ्रीक्वेंसी जो दी है वो है 50 हर्ट्ज। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग, उसका रेजिस्टेंस था तो इसके अकॉर्डिंग इम्पीडेंस है, तो VAC/IAC। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट 0.5, तो वो आ गया 200 ओम। अब हम देखते हैं हमें क्या निकालनी है, इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। तो हमें पता है इम्पीडेंस जो होता है Z² वो किसके इक्वल होता है, R² प्लस XL² के। Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL²। तो XL की वैल्यू कैसे निकलेगी, Z² माइनस R² का रूट। तो XL इज इक्वल टू Z² 200² माइनस R² इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, तो वो आ गया 100√3 ओम। अब हमें क्या निकालनी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस निकालनी है, यानी L निकालनी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL क्या होती है, 2πfL। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, XL डिवाइडेड बाई 2πf। 100√3 डिवाइड बाई 2 इंटू में पाई इंटू में 50, तो वो आ जाएगा √3/π हेनरी, जिसकी वैल्यू है 0.55 हेनरी। तो ये क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर दिया अपना 101 नंबर क्वेश्चन। अब हम करते हैं 102 क्वेश्चन, जो कि क्या है, इन एन इंटीग्रेटर सर्किट, एक इंटीग्रेटर सर्किट है जिसकी R है 10⁶ ओम, C यानी कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफैरड। इफ़ इनपुट वोल्टेज इज 0.4 T, जो इनपुट की वोल्टेज है वो क्या है, वो 0.4 टाइम ज़्यादा है आउटपुट वोल्टेज से। इंटीग्रेटर सर्किट है, R इतना है, C इतना है, इनपुट वोल्टेज जो है वो 0.4 टाइम है आउटपुट वोल्टेज का। तो ये जो है वो फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ T है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये देखो R दिया है, C दिया है, इनपुट वोल्टेज दी है 0.4 T। तो आउटपुट वोल्टेज निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ T में ही, जैसे टाइम का फंक्शन है ना, इसी फंक्शन में आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो देखो R क्या है, 10⁶ ओम, यानी कि 1 मेगा ओम। कैपेसिटेंस क्या है, 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इनपुट वोल्टेज 0.4 T। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, R इंटू C, टाइम कांस्टेंट होगा RC। तो R की वैल्यू है 10⁶ ओम, इंटू में C की वैल्यू क्या है,
0.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। RC ये होगा टाइम कांस्टेंट, जो कि कितना आ गया 0.5 सेकेंड। V इनपुट कितना था 0.4T था। टाइम कांस्टेंट क्या है RC है 10⁻6 ओम इंटू 0.5 10⁻⁻6 फैरेड, तो क्या आ जाएगा 0.5 सेकेंड। इंटीग्रेटर का फॉर्मूला क्या है, V आउटपुट फॉर एन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर इज, V आउटपुट का क्या फॉर्मूला है फॉर एन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर इज, वो क्या है V आउटपुट ऑफ इन फंक्शन ऑफ पूछा है टाइम का, तो V आउटपुट ऑफ t इज इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन 0 to t V इनपुट टाइम का फंक्शन इंटू में डी टाउ। ये फॉर्मूला है, याद कर लो। V आउटपुट इंटीग्रेटर के केस में, इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर में माइनस लग जाएगा, V आउटपुट -1/RC इंटीग्रेशन 0 से t V इनपुट ऑफ t dt। V आउटपुट इक्वल टू -1/RC 0.5 वैल्यू आई RC की, 0 से t V इनपुट जो टाइम का फंक्शन है वो दिया है 0.4t dt। तो V आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करके आ गया -2 इंटू में 0.4 इंटू में t²/2, लिमिट अप्लाई कर दो 0 से t, तो V आउटपुट ऑफ t क्या आ गया -2 इंटू में 0.2t का स्क्वायर, तो वैल्यू हमारी हो गई -0.4t²। तो V आउटपुट की वैल्यू आ गई -0.4t का स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। क्या क्वेश्चन है, एक रबड़ बॉल है फॉल ऑन ए फ्लोर, एक रबर की बॉल है, वो क्या करती है फ्लोर पर फॉल करती है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर, हाइट दे दी है कितनी 19.6 मीटर। टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंस, कितनी हाइट तक बॉल जो है वो रीबाउंस करेगी। इट इज़ इफ़ इट लॉस 25% ऑफ इट्स एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द फ्लोर, जब वो स्ट्राइक करती है फ्लोर पर तो वो क्या करती है 25% अपना लॉस कर देती है एनर्जी का। एक रबड़ बॉल है, फॉल करी फ्लोर पर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर, टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंस इफ़ इट लॉस 25% ऑफ इट्स एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द फ्लोर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट की। इफ़ द बॉल लॉस 25% एनर्जी, तो इसका मतलब उसके पास 75% एनर्जी तो है, तो इट रिटेन 75% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी टू बाउंस बैक अप। जैसे वो बाउंस करी होगी, स्ट्राइक किया होगा फ्लोर से, 25% लॉस हो गई, तो 75% तो बची है, तो रिमेनिंग एनर्जी परसेंटेज कितनी है 100% माइनस 25% 75%। हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, द न्यू हाइट विल बी 75% ऑफ द ओरिजिनल हाइट। तो जो पहली हाइट h थी अब उसका 75% होगा नई हाइट का, तो h2 इज इक्वल टू 0.75 ऑफ h1। h1 थी 19.6, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल थे इसलिए, तो वैल्यू आ गई 14.7 मीटर। और भी तरीका था इसको करने का, जो हम VU + AT वो सारे रूल लगा सकते थे वेक्टर कैलकुलस के, लेकिन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। वाटर है एंड मरकरी है आर फील इन 2 सिलेंड्रिकल वेसल, एक वेसल में वाटर फील कर लिया, एक वेसल में मरकरी फील कर ली, और अप टू सेम हाइट तक फील कर ली। बोथ वेसल हैव ए होल इन द वॉल नियर द बॉटम, बॉटम के पास दोनों वेसल में एक होल है।
इफ़ V1 and V2 आर द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड मरकरी। V1 और V2 क्या है, वेलोसिटी है वाटर की, V2 क्या है, वेलोसिटी है मरकरी की रिस्पेक्टिवली। कमिंग आउट फ्रॉम द होल्स, इतनी वेलोसिटी से वाटर आ रहा है बाहर। देन रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 इज, तो देखो वो जो इफ्लक्स ला पढ़ा है आपने, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो होता है √2gh, उससे लगेगा इसमें। अकॉर्डिंग टू टोरसिली ला, टोरसिली में था ना ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो अकॉर्डिंग टू टोरसिली ला the velocity v of a liquid flow out of a hole at a depth h is given by the formula, जो कि कौन सा फॉर्मूला है ये, velocity of a flux। तो v इज इक्वल टू √2gh। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, इसमें किसी को पता ही नहीं, हाइट है ग्रेविटी है, दो ही चीज़ों पे डिपेंड है। इसमें कहाँ रिलेशन है डेंसिटी का, कि आप वाटर ले रहे हो, मरकरी ले रहे हो, तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन डेंसिटी। इवन दो मरकरी इज मच डेंसर देन वाटर, मरकरी ज़्यादा डेंसर है लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। तो दोनों के लिए क्या है, V1 और V2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 105 है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ MOSFET इन कंपैरिजन टू JFET। तो पहले हम थोड़ा MOSFET और JFET पढ़ लें, फिर उसके बाद देखेंगे कंपैरिजन। तो पहले हम बात कर लेते हैं MOSFET की। तो MOSFET यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो द गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल, MOSFET के केस में गेट होता है जो वो इंसुलेटेड होता है चैनल से बाय अ वेरी थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको इंसुलेट कर दिया जाता है किससे, थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बिकॉज दिस लेयर इज एन इंसुलेटर, ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो इनटू द गेट। MOSFET के केस में गेट में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर करंट फ्लो नहीं करता तो रिजल्टिंग इन एन एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस, यानी MOSFET का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि कितना होता है 10⁻10 टू 10⁻15 ओहम। अब है JFET की बात। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, द इनपुट कंसिस्ट ऑफ ए रिवर्स बायस PN जंक्शन। जो JFET होता है उसके अंदर जो इनपुट होती है उसमें वो रिवर्स बायस PN जंक्शन रखता है। वाइल दिस ऑफर हाई इम्पीडेंस, तो उसके लिए इसका मतलब हाई इम्पीडेंस होना चाहिए, कितना 10⁸8 टू 10⁹9 ओम। दोनों के केस में इनपुट इम्पीडेंस हाई है, लेकिन इट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ MOSFET ड्यू टू स्मॉल लीकेज करंट। JFET में लीकेज हो जाता है, इसीलिए वो क्या है, इससे थोड़ा लोअर है। देयरफॉर द MOSFET हैज ए मच हायर इनपुट इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन, द फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल 1 एंड 2। दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन है, एक लेवल 1 एक लेवल 2। फोटोन कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल 1 एंड 2 हैव एन एनर्जी h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। एनर्जी क्या है, h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 है। द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट A21 बाई B12 इज, हमें क्या निकालना है, आइंस्टीन कोफिशिएंट की रेशियो। A21 बाई B21 है कि B12 है, A21 और B12, तो रेशियो है A21 और B12 की। तो देखो वो पूछा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू दी nth पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी की nth पावर के प्रोपोर्शनल होगी। द वैल्यू ऑफ n इज, हमें n की वैल्यू बतानी है।
सबसे पहले हम कोफिशिएंट में रिलेशन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट। तो बी वाले रिलेशन में देख लेते हैं। बी वाले रिलेशन का कोफिशिएंट है G1 इंटू B12 इज इक्वल टू G2 इंटू B21, ये इनका रिलेशन है। तो रेशियो ऑफ ए एंड बी कोफिशिएंट का रिलेशन होता है A21 और B21 का रिलेशन जो होता है वो होता है 8 पाई h न्यू क्यूब बाय c क्यूब। तो A21 बाय B12 की हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी, फिर B12 की हमारे अकॉर्डिंग आएगी G2 बाय G1 B21। तो G2 बाय G1 और यहाँ पर आ जाएगा B21। तो यानी कि A21 बाय B21 यहाँ पुट कर दिया 8 पाई h न्यू क्यूब बाय c क्यूब। तो A21 बाय B12 किसके प्रोपोर्शनल आ गया, न्यू के क्यूब के। तो न्यू के क्यूब यानी कि n की वैल्यू क्या है, 3 है। दो रिलेशन हमें पता है। बी वाला रिलेशन क्या है, G1 B12 G2 B21 और A21 B21 का रिलेशन क्या है 8 पाई h न्यू क्यूब बाय c क्यूब। हमें क्या चाहिए, A21 बाय B12 चाहिए। तो बस सारी वैल्यू पुट करेंगे और ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, न्यू क्यूब के। और न्यू की वैल्यू क्या है, n, हमें पावर ही पूछनी थी, n कितना है, 3 है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। अब हम करेंगे अपना 107 क्वेश्चन, जो कि क्या है, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन इज गिवन बाय। जो डिस्प्लेसमेंट है y, एक पार्टिकल पीरियोडिक मोशन दिखा रहा है, वो क्या है, 4 cos स्क्वायर t/2 sin 1000 t, ये है। तो द एक्सप्रेशन मे बी कंसीडर टू बी ए रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ हाउ मैनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हार्मोनिक मोशन। तो जो एक्सप्रेशन है वो किसका कितनी नंबर ऑफ हार्मोनिक मोशन का कम्बिनेशन है। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। हमारे वाले केस में थीटा क्या है, t/2। 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, थीटा है t/2, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू t। तो 4 कोस स्क्वायर t/2 यहाँ पुट कर देंगे ना, 4 कोस स्क्वायर t/2। तो 4 इंटू में ये फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस t/2। तो सोल्व करके आ गया 2 इंटू 1 प्लस कोस t। अब बाकी का पोर्शन कर लेते हैं, साइन 1000 t भी है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू में इसके लिए तो आ गया 1 प्लस कोस t, इंटू में है साइन ऑफ 1000 t। तो 2 साइन 1000 t, यहाँ से 1 के साथ हो गया, प्लस में 2 कोस t इंटू साइन 1000 t। अब देखो फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन a कोस b। तो क्या होता है 2 साइन a कोस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो a कितना है 1000 t और b कितना है t है। तो 2 साइन 1000 t इंटू में कोस t इज इक्वल टू साइन a प्लस b, 1000 t प्लस में t प्लस साइन 1000 t माइनस में t। तो 1001 t प्लस साइन 999 t। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। तो अब सोल्व करो, क्या आया, y इज इक्वल टू 2 साइन 1000 t प्लस साइन 1001 t प्लस साइन 999 t। तो ये y1, ये y2, ये y3। तो कितने का कम्बिनेशन है, ये है 3 का कम्बिनेशन। तो ये आ गया 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटेड एज। एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, उसके लिए हैमिल्टोनियन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बस याद कर लो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटेड एज m/2
पी बार बाय एम माइनस क्यू बाय एम सी ए बार का स्क्वायर प्लस क्यू फाई। याद रखना रिलेशन, एक चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटेड एज m/2 इंटू पी बार बाय एम माइनस क्यू बाय एम सी ए बार का स्क्वायर प्लस क्यू फाई। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। ए गीगर मूलर काउंटर ऑपरेट एट ए वोल्टेज 1100 वोल्ट। एक जीएम काउंटर है, वो ऑपरेट करता है 1100 वोल्ट पर। एंड द स्लोप ऑफ प्लेटू रीजन वो क्या है 3% पर 100 वोल्ट। जो स्लोप है वो 3% है पर 100 वोल्ट पर। इफ़ काउंटर डज नॉट गिव एरर, अगर हमें कोई एरर नहीं मिलता इस काउंटर से मोर देन डज नॉट गिव एरर मोर देन 0.1%, तो अगर सिर्फ इतना एरर देता है देन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन अप्लाइड वोल्टेज ऑन इट विल बी। क्या निकालना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो वोल्टेज है 1100 वोल्ट, स्लोप है 3% पर 100 वोल्ट, तो 3% है पर 100 वोल्ट पर, तो 1% पर 100/3, तो 0.1% पर 100/3 इंटू में 0.1, तो 100/30, तो क्या आ जाएगा 10/3, जिसकी वैल्यू क्या होगी 3.33 वोल्ट। एक जीएम काउंटर है, ऑपरेट एट ए वोल्टेज 1100 वोल्ट, स्लोप है 3% पर 100 वोल्ट, 3% पर 100, तो 1% 100/3, तो 0.1% कितना, क्योंकि 0.1% का एरर है तो वो है 10/3, तो 100/30, तो देखो 10/3 यानी कि 3.33 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रोड हैं, एक कॉपर की है एंड अदर ऑफ ब्रास की, ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम लेंथ आर जॉइन एंड टू एंड। दो रोड हैं, एक कॉपर की है ब्रास की है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सेम लेंथ है और दोनों को एंड टू एंड जॉइन कर दिया है। द फ्री एंड ऑफ द कॉपर रोड इज केप्ट इन मेल्टिंग आइस। जो कॉपर रोड का एक एंड फ्री था उसको हमने आइस में रख दिया है और वो 273 केल्विन। एंड द फ्री एंड ऑफ द ब्रास रोड इन बॉइलिंग वाटर एट 373 केल्विन। दूसरे को बॉइलिंग वाटर पर 373 केल्विन पे। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम दैट ऑफ ब्रास। जो कंडक्टिविटी निकली कॉपर वाले की वो 4 टाइम है ब्रास से। द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द रोड विल बी। जिस पॉइंट पर उन दोनों को आपने जंक्शन बना रखा है, जोड़ रखा है, उस जंक्शन पर क्या टेम्परेचर होगा। तो देखो हमें पता है जो हीट कंडक्शन लॉ आप लगाते हैं dQ/dt का क्या फार्मूला होता है KA∆T/L। dQ/dt KA∆T/L। हीट जो होगी, देखो ये 273 पर फ्री एंड है, ये दोनों लेंथ सेम है, ये जंक्शन है इनका, तो दोनों उस पॉइंट पर हीट जो होगी सी की वजह से भी, बी की वजह से भी, कॉपर की वजह से भी, ब्रास की वजह से भी सेम होगी। तो dQ/dt एट सी कॉपर वायर, dQ/dt एट ब्रास रोड, तो dQ/dt का फार्मूला KA/L∆T। तो इन्होंने बोला है कि dQ/dt सी पॉइंट पर 4 टाइम ज़्यादा है उससे, तो 4 टाइम dQ/dt, तो यहाँ पुट करेंगे हम वैल्यू 4 टाइम KA/L∆T। देखो इसमें कितना डिफरेंस आया T माइनस 273 का, इधर से KA/L फाइनल वो 373 माइनस T का। जब हमने सोल्व कर लिया तो जो जंक्शन का निकला वो निकला 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने अगले 10 क्वेश्चन और कर लिए हैं, अगली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।